गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तरह तरह के कथन कहे थे। उन सभी कथनों को यहाँ पे कंपाइल करके बताया जा रहा है। इसमें से 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट पर है, आप उसे अवश्य देख लें। यहाँ पर इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर है, ये कथन कहा गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सर सैयद अहमद खां ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यानी यही वे व्यक्ति थे, सर अहमद खां। इन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद बताया गया है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में अहमद खां एवं राजा सी प्रसाद सिंह ने की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और फैक्ट उभर के आ रहा है, इसे भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका उत्तर होगा माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 21 जून 1948 ईस्वी तक माउंटबेटन ने भारत का अंतरिम वायसराय तथा आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बने। याद रखना है इसे भी। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो इसका उत्तर होगा टीबी मैकाले। थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यानी कि यह भारतीय व्यवस्था को चिन्हित किया था, ये कुछ कह करके। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका उत्तर है जीके गोखले। जीके गोखले ने लॉर्ड करजन, जिसका कि कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच था, के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इस काल में निम्न कार्य किए गए। पहला है 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति। दूसरा है पुलिस प्रशासन के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, जो कि 1902 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्होंने 1902 ईस्वी में की थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इन्होंने 1904 ईस्वी में लाया था। सिंचाई आयोग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तिब्बत में यंग हर्सबैंड मिशन 1904, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 इत्यादि इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तर होगा लॉर्ड एटली को। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त यह कथन लॉर्ड एटली ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। यह लेबर पार्टी का था, है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो किस पार्टी से थे? तो उत्तर होगा लेबर पार्टी। 1946 में एटली ने कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन भेजा था। भारत के स्वतंत्रता के विषय में एटली ने कहा था ब्रिटेन भारतीयों को स्वतंत्रता दे रहा है क्योंकि अब भारतीय सेना ब्रिटिश राज सत्ता के प्रति राजभक्ति नहीं रही है और ब्रिटेन भारत को अपने अधीन बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। तो ऐसा कथन कहा गया था एटली के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इन्होंने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से अमृतसर की संधि की थी। इसके तहत रणजीत सिंह की सीमा को सतलज तक स्वीकार किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से 2 कोहिनूर हीरा मिला, जिसे नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके तहत गवर्नर जनरल वीटो की शक्ति को खत्म नहीं किया गया था। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। इसे भी याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा।
निम्नलिखित में किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा। टैगोर ने उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर एक मात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। जॉर्ज पंचम द्वारा इन्हें नाइटहुड की पदवी दी गई थी। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी, है ना। नाइटहुड की उपाधि टैगोर ने जालियांवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने लौटा दी थी। और यहाँ पे 2 देशों का राष्ट्रगान का तात्पर्य एक तो भारत है और दूसरा जो है वो बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, वीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कथन कहा गया था मैक्स मुलर के द्वारा। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस कारण इस पर राजद्रोह लगाकर 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले जो कि बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। सजा के पश्चात मैक्स मुलर ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य अपनी पुस्तक लिखी थी, है ना। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसे याद रखना है। तो उत्तर होगा तिलक ने। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द ओरिजिन तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये सभी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसके पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, इसे भी याद रखना है। नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो उत्तर होगा एडोल्फ हिटलर। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये तो आपको पता ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, इसे भी याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। तथा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो इसे भी याद रखना है। महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था गांधी जी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो उत्तर होगा इसका सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से आजाद हिंद फौज रेडियो से बोलते हुए कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत से मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं चाहते हैं। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में था, इसे भी याद रखना है। मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, तो उत्तर हुआ रंगून तथा सिंगापुर। गांधी, सुभाष, आजाद तथा नेहरू के नाम से रेजिमेंट बना, है ना। किस किस नाम से रेजिमेंट बना था? तो इसे याद रखना है। गांधी के नाम से, सुभाष के नाम से, आजाद के नाम से तथा नेहरू के नाम से। महिला रेजिमेंट लक्ष्मीबाई के नाम पर था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 रेजिमेंट की नाम की चर्चा की गई है, इसे आप हमेशा याद रखें। ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी 70 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दी जाए? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का सुझाव दिया था। गांधी जी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी को नोआखली, आज़ादी के समय दंगा स्थल पश्चिम बंगाल में थे। जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने देश के विभाजन के समय रोल निभाया वो सरासर गलत है ना। उस समय वो कहाँ थे? तो आज़ादी के समय पश्चिम बंगाल में जो दंगा भड़क गया था उस दंगा को शांत कराने के लिए वे नोआखली में थे, इसलिए विभाजन से गांधी जी का लेना देना नहीं है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत चर्चा द हिंदू के बहुत सारे आर्टिकल जो उसमें पब्लिश हुए थे उसमें भी किया गया है, लेकिन चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है ना, गांधी को बदनाम करना है, इसलिए गांधी जी के बारे में इस तरह की दुष्प्रचार किया गया जाता है कि गांधी जी ने ही देश का विभाजन किया, जो कि सरासर गलत है। जबकि देश के विभाजन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विभाजन होगा तो वो विभाजन मेरे लाश के ऊपर में होगा, यानी वो विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। ये आर्टिकल छपा है द हिंदू में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है? तो उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। लंदन टाइम्स के एक संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। इन्हें लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाने के बाद वहाँ की जनता ने दी थी। याद रखना है, तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहाँ मिला था? तो महाराष्ट्र में मिला था, जो कि कर न देने का आंदोलन चलाने के दौरान वहाँ की जनता ने इन्हें दिया था। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया।
अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहना था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अन्य फैक्टों को देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तिलक का कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने केसरी तराथा मराठा पत्रिका का संपादन किया। गणेश उत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया। ये तो चर्चा हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये कथन है के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था। इन्होंने प्रोफेसर के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य किया था। इन्होंने 1947 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का प्रतिनिधित्व किया। ये चीन तथा मिस्र में भारत के राजदूत रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? तो उत्तर होगा इसका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। जिन्ना को कायदे आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े तथा 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता भी रहे। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। याद रखें, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कौन है? तो सरोजनी नायडू है। कब किया था? तो उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। इसी दौरान गांधी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहना था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसके खिलाफ गांधी जी ने अनशन कर दिया था। यरवदा सेंट्रल जेल में सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। इसके तहत दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों 18% कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की रणनीति करने का आरोप लगाया? तो उत्तर होगा बी.जी. तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध करने की रणनीति करने का आरोप लगाया। उदारवादी एवं उग्रवादी में मतभेद गहराता चला गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो याद रखना है कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर होगा सूरत अधिवेशन के बाद। अगला फैक्ट है कि 1908 के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर उग्रवादियों को कांग्रेस ने 7 साल के लिए निकाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर को एंड करते हैं।